नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। आज पटना में एक भूतपूर्व माओवादी आए हुए हैं, तुषार कांति। इनकी इन्होंने इन दिनों बिहार में कई बार प्रवास किए हैं, माओवादियों से जुड़े रहे हैं और अब ये माओवादी संगठन से संबंध नहीं है इनका। तो ये बौद्धिक और जगत पर काम कर रहे हैं और पत्रकार भी हैं और कई पुस्तकों के लेखक भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या मामला है और पटना क्यों आए हैं और किस तरह से साहित्य की दुनिया में ये अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं। सर, थोड़ा सा अपना परिचय देंगे मुझे, हमारे दर्शकों को। मैं तुषार कांति भट्टाचार्य। लेकिन जब से मैं क्रांतिकारी आंदोलन में आया, मैंने अपना भट्टाचार्य जो हिस्सा है नाम का, उसको त्याग दिया था। फिर जब मैं 2007 में पटना में गिरफ्तार हुआ, तब पुलिस ने खोज निकाला कि मैं भट्टाचार्य हूँ। मैं वही तुषार कांति भट्टाचार्य हूँ, वरना उनको मेरा ये परिचय किसी को नहीं था। मैंने इस तरह से करीब 45 साल का क्रांतिकारी जीवन जिया और अब एक लेखक और एक पत्रकार और एक अनुवादक के रूप में अपनी आगे की जिंदगी जी रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। सर, एक चीज बताएंगे, आप 45 साल से माओवादियों से जुड़े रहे हैं, तो आप कैसे माओवादियों से जुड़े आप? उस समय इस पार्टी का नाम माओवादी पार्टी नहीं रहा। जब मैं इस संगठन से जुड़ा, उस समय दरअसल 1960 के दशक का अंतिम दौर था और मैं छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था। और तब जो घटनाएं देश में घट रही थीं और मेरे खुद के जीवन में जो अनुभव मुझको मिल रहे थे, इन सारी परिस्थितियों ने मुझको क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकर्षित किया। मैं बहुत गरीबी परिस्थिति से, मतलब मैं गरीब परिवार से आया हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, मतलब फटी हाफ पैंट पहन करके स्कूल जाया करता था, जिसको अपने हाथ से सिया करता था। और 2 भैंस थे और भैंस के दूध बेच करके मैं अपना आगे की पढ़ाई जारी रख पाया था। तो ऐसी स्थितियों में हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही थी, नक्सलबाड़ी का जो उभार 67 में सामने आया और उसके तुरंत बाद अगले साल श्रीकाकुलम, मैं तेलंगाना में जन्मा, तो श्रीकाकुलम का आंदोलन जो उभर कर आया आंध्र प्रदेश में, उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। इन दोनों घटनाओं ने मुझ पर काफ़ी बड़ा असर डाला और मेरी ज़िंदगी के लिए एक दिशा तय कर दी। और इसी कारण से मैं जब स्कूली जीवन में ही पहली बार जेल गया और तब से फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये माओवादी आंदोलन पर कार्यों पर एक आरोप अक्सर लगता रहा है, ये जबरन गरीब लोगों को बंदूक के जोर पर संगठन से जोड़ते हैं और जो नहीं जोड़ते उनकी हत्या कर देते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? आप अपने अनुभव से बता सकते हैं। ये आरोप बहुत ही हास्यास्पद है और ये जनता के दुश्मन और सत्ताधारी वर्ग के लोग इस तरह के अपप्रचार करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि स, मुझे एक चीज़ बताइए कि बंदूक के नोक पर आप बीसियों साल तक किसी को झुकाकर नहीं रख सकते हैं। इसका अनुभव आपको दुनिया के किसी भी कोने से मिल सकता है। कोई जनता बंदूक के बल पर दब करके किसी और के खिलाफ नहीं हो जाती है। जैसे हमारे देश में ही आदिवासियों की जो लड़ाई नक्सलवादियों ने शुरू की और उसको नेतृत्व दिया, उसके ऊपर भी यही आरोप लगता रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आदिवासियों पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से और पुलिस और शासकीय
मतलब राजकीय जो योजनाएं हैं उसके कारण जो शोषण हो रहा था, उससे त्रस्त होकर के आदिवासी खुद ही अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया। और उसकी लड़ाई को जब माओवादियों ने या नक्सलियों ने नेतृत्व दिया, तो उनको बंदूक के नोक पर के मतलब कह करके बदनाम किया जाने लगा। लेकिन अगर ये बात सच होती तो आज दंडकारण्य में, जहाँ क्रांतिकारी लोगों के एक आधार क्षेत्र के रूप में उसको देखा जा रहा है, उसकी जनता इतने सालों तक लाखों पुलिस के घेरे में भी नक्सलियों का साथ नहीं देती, माओवादियों का साथ नहीं देती। इसलिए इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। एक आरोप यह भी लगता है कि माओवादी जो है पैसा दिखा करके, पैसा दे करके जो है गरीब आदिवासियों को या गरीब पिछड़ों को अपने साथ जोड़ कर रखती है। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है? माओवादी आंदोलन या नक्सलवादी आंदोलन, इसको जिस तरह से भी आप देखें, ये खुद नक्सलवाद नाम भी एक आंदोलन की वजह से उभरा है, जो कि किसानों का, गरीब किसानों और आदिवासियों का आंदोलन था, भूमिहीन लोगों का आंदोलन था। और उस आंदोलन की वजह से सारे देश में जो उस तरह की लड़ाइयाँ हुई, उस तरह का आंदोलन हुआ, उस सबको नक्सलवादी नाम दिया गया। दूसरी बात यह है कि पैसों के लिए हम देखते रहे हैं कि रैली होती है तो लोगों को पैसा दिया जाता है और लोगों को मतलब बड़े बड़े ट्रकों में और बसों में ढो ढो करके या ट्रेनों में भर भर के लाया जाता है और राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां करती हैं। पैसा एक दो दिन के लिए ये संभव है, लेकिन सालों साल इतने दमन और दबाव के बीच में, जहां लाखों पुलिस लगी हुई है और लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उसके बीच भी जनता अगर पुलिस की या मतलब राजकीय शक्तियों के साथ न रह करके नक्सलवादियों का साथ खड़ा हो जाती है, तो उसका कारण क्या है? आप ही सोचिए। बात यह है कि आर्थिक या आंशिक मुद्दों पर लड़ाइयाँ होती रही हैं, होती रहेंगी जब तक कि असमानता दुनिया में कायम है। इसीलिए आंशिक या आर्थिक मुद्दों पर लड़ाइयाँ होती हैं, और कभी कभी या अधिकतर मौकों पर जहां शोषित जनता है उसके पक्ष में माओवादी पार्टी या नक्सलवादी आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये आर्थिक लड़ाइयाँ ही अंतिम लड़ाई नहीं है। ये माओवादी शुरू से समझाते हैं और खुद इसका खुलकर के प्रचार भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़ाई अंत में राजनीतिक लड़ाई है, और राजनीति का मतलब होता है सत्ता परिवर्तन, सत्ता की लड़ाई है। और इस सत्ता की लड़ाई में जब जनता को ये बात समझ में आती है कि हमारी अपनी सत्ता जब तक नहीं बनेगी तब तक हमें कोई आज़ादी नहीं मिलने वाली है, इस कारण जनता सत्ता के लिए जब खड़ी हो जाती है तो उनको बदनाम करने के लिए ये तमाम कहानियाँ गढ़ी जाती हैं कि वो पैसा दे करके ये आंदोलन में खींचा जा रहा है। ये बिल्कुल असत्य है। माओवादियों पर एक आरोप यह भी लगता रहा है कि ये लोग बच्चों का शोषण करते हैं और उसका माइंड वॉश करके बच्चों को जो है हथियार थमा करके जो है लड़ने के लिए भेज देते हैं। तो ये इस मामले में कितनी सच्चाई है? ब्रेन वॉशिंग की जो बात है, ब्रेन वॉश ये किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। इसके लिए पूरी सत्ता तंत्र की ज़रूरत होती है, उसके प्रचार तंत्र की ज़रूरत होती है। और हम देख रहे हैं कि सुबह शाम टेलीविज़न के द्वारा या रेडियो के द्वारा हमको जो कुछ घुट्टी में पिलाया जा रहा है वो ब्रेन वॉशिंग है। जबकि दूसरी तरफ आम जनता के असली मुद्दों को उभार कर ले आना, लोगों की नज़रों के सामने ले आना, लोगों के मन में उन असली मुद्दों के बारे में सोचने को उनको प्रेरित करना, यह ब्रेन वॉशिंग नहीं होता है।
दूसरी बात, बच्चों को लेकर, सिर्फ बच्चे ही नहीं, महिलाओं को, किसानों को, युवकों को, छात्रों को और समाज के तमाम तबकों को, दलितों को, आदिवासियों को, जितने आपको मतलब विभाजन मिलेंगे समाज में, उन सभी विभाजनों के बीच में जाकर के उनको अलग अलग संगठनों में भी संगठित करते हुए उनकी जो आंशिक मांगे हैं उनके आधार पर उनको संगठित किया जाता है। और उसमें अगर बच्चे भी शामिल हों तो इसमें क्या गलत है? अगर बच्चों का संगठन बनता है, अगर बच्चों के ज़रूरतें पूरी करने के लिए बच्चे एकत्र होते हैं, साथ में आते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बच्चों का संगठन गांधी जी ने भी बनवाया था और उसको देशभक्ति के साथ जोड़ा गया था। आज क्रांतिकारी आंदोलन में भी बच्चों का अगर संगठन बन रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और वो अपने आप में देश की जो नई ज़रूरतें हैं, देश का जो सही दिशा है उसी ओर उसको ले जाने के लिए बचपन से ही अगर उनको जानकारी मिले और उनका दृष्टिकोण स्पष्ट होता जाए, वो दुनिया को समझने में सक्षम बनते जाएं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। माओवादियों पर एक आरोप यह भी लगता रहा है, जैसा कि पूर्व माओवादी नेता सब्यसाची पांडा ने कहा था कि माओवादी मूलतः आदिवासियों की पार्टी बन गई है, जबकि अभी आपने बताया कि माओवादी जो है महिला, दलित, पिछड़े, अन्य तबकों की भी बात करती है। तो ये आरोप जो लगाया सब्यसाची पांडा ने, इसमें कितना दम लगता है आपको? देखिए, माओवादी पार्टी की शुरुआत या उसके जो पृष्ठभूमि है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी कार्यक्रम लेकर के जनता के सामने पेश हुई है। और ये जो कार्यक्रम है उसमें कोई सिर्फ आदिवासियों का ही डिमांड नहीं रखा गया है। ये कोई गुणवाना गणतंत्र पार्टी जैसी कोई आदिवासी या क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। ये कोई सेक्शनल पार्टी नहीं है। ये कोई आंशिक मुद्दों को लेकर के लड़ने वाली पार्टी नहीं है। ये भारत के नव जनवादी क्रांति के एजेंडे को अपने साथ लेकर के सामने आई है। तो इसीलिए इसमें आदिवासियों के अलावा आप जानते हैं कि पिछले 45-50 साल के या 55 साल का जो इतिहास है इस पार्टी की स्थापना से लेकर के आज तक का, ये उसके क्रमिक विकास के साथ साथ आप देख सकते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न समय में कभी कोई मुद्दा अधिक महत्व लेकर के सामने आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही एकमात्र मुद्दा होता है। उसी तरह से आज अगर नक्सली या माओवादी आदिवासियों के साथ खड़ा होकर नजर आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये सिर्फ आदिवासियों की पार्टी बनकर रह गई है। इसके पीछे जो दृष्टिकोण है वो समग्र रूप से भारत की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का, सामाजिक परिस्थितियों का एक ठोस विश्लेषण के आधार पर बनी हुई पॉलिसी है और उसी पॉलिसी को अमली जामा पहनाने का काम ये पार्टी कर रही है। इसीलिए इसमें कोई तथ्य नहीं है। माओवादी पार्टी पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि कभी आप लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में मारकाट करते हैं, फिर एकजुट हो जाते हैं, फिर मारपीट करते हैं। मसलन एमसीसी और पीपुल्स वार के बीच में जो मतभेद था, हत्याएं होती थी एक दूसरों की, फिर आप लोग मर्ज हो गए, फिर हत्याएं होने लगी। ये क्या माजरा है? मुझे लगता है कि आपका ये प्रश्न जो है एक तरह से असामयिक है, क्योंकि ऐसी कोई घटना आप आज पिछले 20 साल में नहीं दिखा सकते हैं। और इसके पहले अगर ऐसी छिटपुट कोई घटनाएं हुई हैं तो वो या तो किसी गलतफहमी के वजह से हुई है या शासक वर्गों के षड्यंत्र का वो कारण रही होगी। नहीं, और टीपीसी वगैरह नाम आ रहा था सामने में। नहीं, नाम चाहे जो भी आए, अभी आप जानते हैं कि झारखंड का ही अगर आप उदाहरण लें
तो वहाँ पर जो है टीपीसी या जो भी संगठन बना वो आज कहाँ है और क्या कर रहा है, वो किसके एजेंट के रूप में काम कर रहा है, इसके लिए मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आम जनता भी ये अच्छी तरह से समझती है, पाठक और दर्शक भी ये जानते हैं कि वो शासक वर्ग के एक एजेंट के रूप में जनता के बीच में जा रही है और क्रांतिकारी आंदोलन को चोट पहुंचा रही है या क्रांतिकारी आंदोलन का विघटन करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे तत्वों ने अगर कुछ हमला किया और वो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं या क्रांतिकारी कहते हैं, तो इनके बीच में जो लड़ाई होगी वो क्रांतिकारियों के आपस की लड़ाई नहीं है, वो भी शासक वर्ग और आम जनता के बीच की लड़ाई का हिस्सा है। विगत दिनों एक यह भी आरोप लग रहा था कि मतलब माओवादी लोग जो है स्कूल में जबरन टीचर की बहाली कर रहे हैं और सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस तरह की आरोप भी लग रही थी। दरअसल सिर्फ स्कूल में ही नहीं, जहाँ क्रांतिकारी आंदोलन मजबूत है ऐसे सभी इलाकों में एक नए तरह की व्यवस्था पुरानी व्यवस्था की जगह आकार ले रही है और उसमें स्कूलिंग भी उसका हिस्सा है। जनता सरकार नाम से क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में जो नया प्रयोग हुआ है उसके अंतर्गत 12 ऐसे विभाग चुने गए हैं जिनका सारा कारोबार, सारा कामकाज वहाँ की जनता चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उन कामों को अंजाम दे रही है। उसमें स्कूलिंग भी एक हिस्सा है, खेती का विकास भी एक हिस्सा है। अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में वो फंक्शन करते हैं और उसमें सरकारी काम के अंदर हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वहाँ सरकारी काम है ही नहीं। जहाँ सरकारी काम कभी हुआ नहीं है, जहाँ कभी कोई अगर स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई होगी तो उस बिल्डिंग में कोई टीचर आकर रहता नहीं है, जो अपने ही शहर में रहते हुए कागज़ों पे दस्तखत करके अपनी तनख्वाह लेता रहा है। ऐसे टीचरों से ये बेहतर है कि जनता के सच्ची ज़रूरतों को ध्यान में रख करके, विद्यार्थियों के, छात्रों के असली ज़रूरतों को ध्यान में रख करके उनकी शिक्षा देने वाली एक नई व्यवस्था वहाँ आ रही है और उसमें शिक्षकों की बहाली, उनके वेतन वगैरह की सारी जिम्मेदारी वहाँ की जनता न सरकार अगर लेती है तो इसमें गलत क्या है? गलत इस मामले में है कि भारत में एक सरकार है, भारत सरकार, और आप उसके खिलाफ जनता सरकार को माओवादी लोग खड़े कर रहे हैं। ये तो एक देश में तो सरकारी वाली बात हो गई ना। माओवादियों ने कोई सरकार नहीं खड़ी की, वहाँ की जनता ने, जहाँ आंदोलन मजबूत है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी इकाइयाँ, सत्ता की इकाइयाँ स्थापित करनी शुरू की और ये पिछले 15-20 साल से ये प्रक्रिया चल रही है और निचले स्तर से लेकर के राज्य स्तर के संगठन जो सत्ता के बीज रूप में वहाँ मौजूद हैं और इसको तोड़ने की कोशिश भारत सरकार करती है, न कि भारत सरकार के खिलाफ हम कोई कार्रवाई कर रहा है। ये तो प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं। और जो प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई हो रही होगी वो उसमें जो नए अंकुर नज़र आ रहे हैं वो किसी पुरानी चीज़ को नष्ट होते हुए देखने के बाद, उसके नष्ट हो जाने की प्रक्रिया के बाद वहाँ से उभर रहे हैं। इसीलिए वो पुराने को रिप्लेस करते हुए, पुराने की जगह लेते हुए वहाँ अगर कुछ नया उत्पन्न हो रहा है, कोई नई बात सामने आ रही है तो ये स्वागत योग्य है। मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पर इन बातों को रख रहा हूँ।
ये माओवादियों पर एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग से जैसे चाइना वगैरह या अन्य देशों से पैसा लेकर के जो है भारत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितना दम लग रहा है? इससे ज़्यादा हास्यास्पद और क्या बात हो सकती है। जो कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब माओवादी पार्टी, चीन को एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में चिन्हित कर चुकी है, वो चीन से आर्थिक मदद ले रही है या सैनिक मदद ले रही है कह करके आरोप लगाया जाना, ये सचमुच हास्यास्पद है। इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा बचकाना आरोप कुछ हो नहीं सकता है। अगर ऐसा कोई आरोप लगा रहा है तो ये उसकी कुबुद्धि या दुर्बुद्धि का ही चिन्ह है, और इसीलिए इसमें कोई दम नहीं है। मुझे लगता है कि आप निष्पक्ष होकर के सोचिए कि जो लड़ाई पिछले 55 साल से इस देश में छिड़ी है, जिसका नेतृत्व नक्सलवादी या कम्युनिस्ट क्रांतिकारी या माओवादी जो भी उनको कह लें, अगर वो कर रहे हैं तो वो अपनी जनता के बल पर कर रहे हैं। आप देखिएगा कि शुरुआत में तो वो हंसिया से लेकर के बर्छा और हंसिया और तीर कमान लेकर के इस लड़ाई में उतरे थे, और फिर इसी शोषक वर्ग के हथियारबंद शक्तियों से हथियार छीन करके उन्होंने अपनी लड़ाकू शक्ति खड़ी की है। तो इसलिए कहीं विदेशों से पैसा लेकर के कोई विदेशी हथियारों की सप्लाई हो रही है, ये कहना बहुत ही बचकाना और हास्यास्पद है। जबकि सच्चाई ये है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कई जगह बड़ी कार्रवाइयों में या छोटी छोटी कार्रवाइयों में क्रांतिकारियों ने प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों से हथियार छीने हैं, और कहीं कहीं तो जिला स्तर पर, जैसे जहानाबाद में या उड़ीसा में कई जगह ऐसी घटनाएं आपको याद हो सकती हैं, जहां जिला पुलिस का सारा हथियार नक्सलवादी छीन कर ले गए, और उन्हीं हथियारों के बल पर उनकी लड़ाई जारी है। वो हाथ से बनाए हुए छोटे से क्या कहते हैं उसको, हथगोले से शुरू करके आज दूर से हमला कर सकते हैं, 3-4 किलोमीटर तक की लड़ाई लड़ सकते हैं, ऐसे हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। तो वो आम जनता के बल पर या दुश्मन से छीनी हुई हथियारों के बल पर ही लड़ रहे हैं। ये कुछ लोगों का ये आरोप है कि जिस पुलिस पर आप लोग माओवादी लोग हमला करते हैं, वह पुलिस भी तो गरीब का ही बेटा है, फिर उनकी हत्या क्यों? जब वर्ग संघर्ष या दो वर्गों के बीच की लड़ाई चलती है, जहां एक पक्ष सत्ता पर काबिज है और दूसरा पक्ष आम जनता के पक्ष में खड़ा है, उस समय जो लड़ाई होती है, तब सत्ता पक्ष में चाहे गरीब ही क्यों न जाए, वो जब वेतन भोगी होकर के और मरने के बाद लाखों रुपए मिलने की आशा से सेना में भर्ती होता है या पुलिस में भर्ती होता है, और तब वो आम जनता का हिस्सा नहीं रह जाता, और उस तरह से वो शासक वर्ग का, शोषक वर्ग का प्रतिनिधि बन जाता है। और शासक वर्ग या शोषक वर्ग की ओर से जो सोफिस्टिकेटेड हथियार अमेरिका से, इज़राइल से या रशिया से खरीदे गए, उनके बल पर सरकार आम जनता पर जब अत्याचार करती है, हमले करती है, लगातार, यहाँ तक कि कुछ इलाकों में तो बमबारी तक कर रही है, हवाई हमले हो रहे हैं हमारे ही देश में, बस्तर संभाग में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, हर साल ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये आरोप बेबुनियाद है कि
माओवादी लोग विदेशी सहायता से या विदेशी हथियारों से लड़ रहे हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि शासक वर्ग विदेशी हथियार लाती है। सवाल था कि माओवादी अ, गरीब सुरक्षा कर्मियों पर हमला क्यों करते हैं, पुलिस कर्मियों पर? पुलिसकर्मी किसके पक्ष से लड़ रहे हैं? मैंने अभी पहले ही बता दिया है कि जब एक आदमी पुलिस में भर्ती होता है, भले ही वो गरीब घर से आया होगा, भले ही वो किसी किसान का बेटा होगा, लेकिन जब वो पुलिस में भर्ती होता है तो उसके सामने क्या आदर्श होता है? उसका आदर्श क्या है कि उसे अपने सेनापति के आदेशों का पालन करना है। और उसका सेनापति कौन होता है? शासक वर्ग का ही हिस्सा होता है, चाहे वो पुलिस का कप्तान हो, एसएसपी हो, या डीजी, डीआईजी, डीजीपी जो भी हो, या अगर सेना में है तो वो सेना के जो पदाधिकारी हैं वो हों। ये सभी शासक वर्ग का हिस्सा हैं और शासक वर्ग की ओर से आम जनता को शोषण में हिस्सा ले रहे हैं। और उनके आदेशों को पालन करने के लिए जब कोई जाता है तो वो सिर्फ इसीलिए जा रहा है कि वो वेतनभोगी बन रहा है, उसको हर महीना मोटी तनख्वाह मिल रही है बिना कोई काम किए। और दूसरी तरफ अगर वो मारा जाता है तो उसको लाखों रुपए मिलने की आशा दिलाई जाती है, और जो सच है कि उसको लाखों रुपए दिया भी जाता है। तो इन सब कारणों से कोई व्यक्ति अगर शासक वर्ग के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाए और वहाँ से आम जनता पर गोलियां चलाए या आम जनता के शोषण में सहायक बन जाए, तो वो आम जनता का हिस्सा या गरीब नहीं रह जाता है। हमारे देश में आज भी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी, रोजाना आमदनी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं है। मतलब सालाना 60,000 रुपये या 1 लाख रुपए से कम है। तो ऐसे लोग को आप गरीब कहेंगे, या जो 20,000 रुपये से ज़्यादा कमाने वाला एक सिपाही है उसको गरीब कहेंगे? पुलिस का सिपाही ही हो और जिसकी शुरुआती तनख्वाह ही 20,000 रुपये हो, उसको आप क्या गरीब में गिनेंगे? इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि जो ही वो सिपाही बन जाता है या सरकार की ओर से बंदूक उठा लेता है तो वो और गरीब जनता के पक्ष का नहीं रह जाता है और वो दुश्मन बन जाता है जनता का। ये एक और चीज़ था कि जब किसी भी माओवादी को पुलिस पकड़ती है तो उसको बुरी तरह से टॉर्चर करती है, हाथ पैर काट देती है, गोली मार देती है, करंट लगाती है, या दुनिया का जितना जघन्यतम प्रयोग वो कर सकती है वो माओवादियों के लोगों के प्रति करती है। लेकिन उसी तरीके से जब माओवादी किसी पुलिस को अरेस्ट करती है तो उसको थप्पड़ तक नहीं मारती है और आप कह करके या सर कह करके संबोधित करते हैं। तो इतना अंतर क्यों? आप लोग क्यों नहीं, माने माओवादी क्यों नहीं उन लोगों को उस तरह से ब्रूटली मारते हैं? मेरी जहाँ तक जानकारी है, आप मुझे माओवादी कह रहे हैं, मैं अभी माओवादी नहीं हूँ। तो रिपीट करता हूँ कि पुलिस जितनी ब्रूटली टॉर्चर एक माओवादी का करता है, माओवादी उतना ही ब्रूटली टॉर्चर पुलिस का क्यों नहीं करता है? मेरी जहाँ तक जानकारी है, माओवादी एक क्रांतिकारी होता है और एक क्रांतिकारी जनता के दृष्टिकोण से समाज को समझने की कोशिश करता है और उसी तरह से वो अपनी कार्रवाइयों को भी नियंत्रित करता है। जब वो दुश्मन को कब्जे में लेता भी होगा तो दुश्मन के सिपाही को वो एक इंसानियत की दृष्टि से ही देखता है और उसी तरह से पेश आता है। जबकि राज्य मशीनरी या राज्य के मतलब पुलिस या सेना, वो आम जनता को या उनके प्रतिनिधियों को या उनके क्रांतिकारी नेतृत्व को घृणा से देखती है और वो
उसको हर तरह से कुचल करके नष्ट कर देने का ही उद्देश्य रखती है। इसीलिए ये अंतर आपको नज़र आता है। ये पिछले दिनों सलवा जुडुम का एक निर्माण किया गया था सत्ता द्वारा। इसके बाद डीआरजी या समथिंग और विभिन्न इलाकों में कुछ-कुछ सेनाएँ गठित की जा रही है। तो ये प्राइवेट सेना जब का होने का क्या मतलब है? जबकि आपके पास पुलिस का तंत्र है, सेना है। ये प्राइवेट आर्मी किस काम का? क्यों बनाई जाती है? आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत बिहार से ही हुई थी। यहाँ भूमि सेना और लोरिक सेना और न जाने क्या-क्या सेनाएँ यहाँ के भूस्वामियों ने गठित की थी और उन्होंने आम जनता को संगठित होते हुए देख करके उनके खिलाफ इन सेनाओं का इस्तेमाल किया था। ये प्राइवेट आर्मीज़ के का कॉन्सेप्ट हमारे देश में इसी तरह से शुरू से हम देखते हैं कि इस तरह से आया है कि वो शासक वर्ग जो देहातों में है, सामंतवादी शक्तियों के रूप में मौजूद है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और जो भी सरकारें रही हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हैं, प्रांतीय सरकारें हों या केंद्रीय सरकार हो, उन्होंने इसका पृष्ठपोषण किया है, इनको पाला-पोसा है, इनको बढ़ावा दिया है। और इसी तरह से सलवा जुड़ूम की भी शुरुआत शासक वर्ग ने मतलब उस समय मुझे जहाँ तक याद है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी और विरोधी पार्टी का नेता, कांग्रेस का नेता था कर्मा, और उसके नेतृत्व में सलवा जुड़ूम नामक एक प्रतिक्रांतिकारी आंदोलन का रूप लिया महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में। और उन लोगों ने आम जनता पर इतने भयंकर अत्याचार ढाए कि करीब 3 लाख आदिवासी अपना घर दार छोड़ करके या तो जंगलों में भाग गए या पड़ोस के राज्यों में जा करके आश्रय लेने को मजबूर हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रतिरोध कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, क्रांतिकारियों के नेतृत्व में, जिन्हें माओवादी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में इसका प्रतिरोध शुरू हुआ और 3-4 साल की लंबी लड़ाई के बाद उसको परास्त करने में आम जनता सफल रही। और वो जो शुरुआत में हमलों का शिकार हुए थे और बहुत बुरी तरह से जिनके साथ पेश आई सलवा जुड़ूम शक्तियाँ और राज्य की सेनाएं, और उन्होंने जो लोगों को ज़बरदस्ती ला कर के कैंपों में कैद कर दिया था और उनको मजबूर किया था कि वो अपना घर दार छोड़ दे, खेती बाड़ी छोड़ दे, उस परिस्थिति को पलटने में वहाँ की आम जनता, क्रांतिकारी जनता सफल हुई। और आज सलवार जुड़ूम का प्रयोग पूरी तरह से विफल हो गया है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि जनता अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। जनता अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए और अपने भलाई का, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए आज़ाद है, आज़ाद रहेगी और वो नए नए प्रयोग करेगी। और जो भी इसके बीच में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, चाहे आज वो सत्ता में हो, उसके पास सारी सैनिक ताकत हो, उसके बावजूद उसको परास्त करने में एक न एक दिन आम जनता सफल होगी। आप पटना आए हैं, मकसद क्या है? मैं कुछ लेखन का काम लेकर के जब बिहार झारखंड में आया था, तो मुझ पर बहुत ही अजीबोगरीब रूप से आरोप लगा करके मुझे एक माओवादी नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया और मुझको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और उसी सिलसिले में बिहार में जो पटना में मेरी गिरफ्तारी हुई 2007 में, उस समय मुझ पर जो आरोप लगाए गए, उस आरोपों के सिलसिले में एक लंबा मुकदमा चलता रहा। और अभी पिछले
सोमवार को, मतलब 16 अक्टूबर 2023 को उस मुकदमे में फैसला आया और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि एक भी गवाह पिछले 15-16 साल में उन्हीं के बनाए हुए न्यायालयों में हाजिर नहीं हुआ। और इस कारण से न्यायाधीश ने मुझे बाइज्जत बरी करते हुए अपना आदेश सुनाया है। मैं इसी सिलसिले में इस बार पटना आया हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य है और ये अपने नागरिकों का रक्षा करने का वचन देती है और अनावश्यक प्रताड़ित करने के मामले में उनको मुआवजा देने की कोशिश करती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जब बाइज्जत बरी हो गए, तो क्या भारत सरकार ने आपको कोई मुआवजा दिया? बिल्कुल नहीं, और ये किसी को नहीं दिया जाता है। सिर्फ जो भारत सरकार के खिलाफ दोबारा अपील करते हैं, उच्चतर न्यायालयों में जाकर के अपील करते हैं और उनको लंबी न्यायिक लड़ाई लड़नी पड़ती है, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके बावजूद भी मुआवजा नहीं मिलता है। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि जो नेचुरल कैलामिटी, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसमें जैसे बाढ़ या भूस्खलन या भूकंप, ऐसे घटनाओं में जो जनहानि होती है, जो संपत्ति का विनाश होता है, उसका मुआवजा देने के लिए भी सरकार कितना तामझाम दिखाती है, लेकिन असली में करती क्या है। इसीलिए मुआवजे का तो कोई सवाल ही नहीं है। 15 साल मेरे जीवन का इस झूठे आरोप के कारण जो तकलीफ़ों से गुजरा है, जो अन्याय सहना पड़ा है, या जो कुछ नुकसान उठाना पड़ा मेरे जीवन में, उसका कोई मुआवजा हो भी नहीं सकता है और ये सरकार तो दे ही नहीं सकती है। क्योंकि मेरी जवानी अगर बर्बाद हो गई है जेल में रह कर के, या जेल के बाहर आने के बाद भी मुकदमों में कोर्टों का चक्कर लगाते हुए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और वो जिम्मेदारी उठाने को आज कोई शासन तैयार नहीं है। और इसीलिए हमें अपने ही प्रयासों से, अपने ही रिसोर्सेज पर आधारित होकर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मालूम हुआ है आपकी मिसेज को भी पुलिस ने फर्जी मुकदमे में अरेस्ट कर लिया है। ये क्या मामला है? आप सभी लोग जानते होंगे, ये आज एक हाई प्रोफाइल मामला है, भीमा कोरेगांव षड्यंत्र केस। भीमा कोरेगांव षड्यंत्र केस के अंतर्गत एक षड्यंत्र रचा गया और देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग बुद्धिजीवियों को और वकीलों को, लेखकों को, कवियों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को, इस तरह से देश भर से 16 लोगों को इस केस के अंतर्गत गिरफ्तार करके महाराष्ट्र की पूना पुलिस ने एक केस खड़ा किया जिसका कोई आधार नहीं था। और उसी केस को बाद में 1-1.5 साल के अंदर ही एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया और एनआईए आज उस केस का संचालन कर रही है। अभी तक 10 से ज़्यादा लोग जेल में सड़ रहे हैं। आज 5.5 साल हो गए हैं। मेरी पत्नी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी और अंग्रेजी की प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी हैं नागपुर यूनिवर्सिटी में, उनको रिटायरमेंट के बस कुछ ही दिन पहले आकर अचानक गिरफ्तार किया जाता है और आज 5.5 साल होने को हैं, वो अभी तक जेल में सड़ रही हैं। उनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ते जा रही है। इनके रिहाई के लिए हम निचले अदालत से उच्चतम अदालत तक गुहार लगा चुके हैं और हमें आशा है कि न्याय मिलेगा। कभी ना कभी न्याय जरूर होगा। और जैसे मेरे साथ भी जो अन्याय 2007 में हुआ था, उसमें 2023 में मुझे आज न्याय मिला। मैं आशा करता हूँ कि मेरी सहधर्मिणी, मेरी संगिनी शोमा सेन
उन पर जो अन्याय हुआ है वो भी, और उनके साथ जिन अलग अलग लोगों पर देश भर में अन्याय हुआ है वो सब राजनीतिक बंदी हैं और वो रिहा होंगे। उसके लिए देश भर में राजनीतिक बंदियों की मुक्ति का आंदोलन तेज करना आज सबसे पहले जरूरी हो जाता है। ये जब भारत सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की होने का घोषणा करती है और ऐसे घोषणा करने के बाद भी जब वह है बुद्धिजीवी, प्रोफेसर से मानवाधिकारवादी या अन्य मामले में माने जो हैं बौद्धिक स्तर के लोग, उन लोगों को अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, यहाँ तक कि फादर स्टैन स्वामी जैसे लोगों की हत्या भी कर डालती है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत सरकार को? भारत सरकार को संदेश देने की स्थिति में मैं हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं आम लोगों से बात कर सकता हूँ, आप लोगों से बतिया सकता हूँ, आपके लिए कोई मेरे मन की बात मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। भारत सरकार से मुझे न तो कोई आशा है न कोई विश्वास है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से शोषक वर्ग के, और उसमें भी मुट्ठी भर एक कोकस जिसको कह सकते हैं, उस कॉकस के लिए काम करने वाली एक संस्था बनकर रह गई है। उसकी कोई गरिमा नहीं बची है। जो विधायिका का पहले कुछ सम्मान भी रहा होगा, लेकिन पिछले 10 साल के भाजपा राज में उसको वो गंवा चुकी है। इसलिए आज उसकी कोई आ, आम जनता की नज़रों में भी वो इतना गिर चुकी है कि आज उसका कोई भी औचित्य नज़र नहीं आता है। इसलिए उससे कोई मांग करना या उससे कोई आशा रखना मेरे लिए भी उतना ही नामुमकिन है जितना कि आम भारतीय नागरिक के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि 40 रुपये में पेट्रोल देने की बात वादा करते हुए जो सरकार बनी, वो आज हमसे 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत वसूल रही है हर लीटर पर। जो सरकार बनते समय उन्होंने हमसे कहा कि 400 रुपये का गैस भी बहुत महंगा हो गया है और बहुत हुई महंगाई की मार, अब चाहिए बीजेपी सरकार या मोदी सरकार। ये नारे पर जो सरकार बनी वो लोक कल्याणकारी होने का आज अगर दावा करती है तो गैस की कीमत 1150 रुपये क्यों किया गया है? और उसके बाद अभी चुनाव के साल में 200 रुपये कम कर दिया है, कह के एहसान जताने की कोशिश हो रही है। फिर भी जब वो सत्ता में आई उस समय गैस की कीमत 400 रुपये थी और आज वो 900 रुपये से ज़्यादा, मतलब 500 रुपये से हर महीने लोगों की जेब से छीना जा रहा है। तो इसको कैसे आप लोक कल्याणकारी और समाज के उत्थान वाली संस्था कह सकते हैं? मुझे इस पर आश्चर्य होता है कि ये सारी चीज़ें जो वास्तविकताएं हैं, इसको देखते हुए भी आप सिर्फ कागज़ में लिखी हुई बातों पर कैसे विश्वास कर लेंगे? मैं कबीरदास को कोट करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि बहुत हुई वो कागज की लेखी और मैं कहूँ अपनी मैं आखन की कहूँ देखी। अपनी आँखन देखी। मैं कहूँ अपनी आँखन देखी। मैं एक पत्रकार हूँ और एक लेखक हूँ, एक अनुवादक हूँ और इसी तरह से अपने बाकी दिन आप लोगों की सेवा में गुजारना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों की, जनता की प्रति अपने आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के बल पर मैं आज अपनी न्याय की लड़ाई में सफल हो पाया हूँ। धन्यवाद। मेरा मेरा छोटा सा अंतिम एक सवाल है कि अगर अभी आप अपनी मिसेज से बात कर रहे होंगे, मान लीजिए क्या है कि अभी मिसेज आप जेल में बैठी हुई हैं, आप हमको देख पा रहे होंगे, अगर उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि धीरज रखें और जनता पर विश्वास रखें और अपने सच्चाई पर, अपने ईमानदारी पर विश्वास रखें। हम जानते हैं कि हम सच्चाई के पक्ष में हैं, इसलिए एक न देख एक दिन न्याय हमारे पक्ष में होगा।
न्याय हमारे पक्ष में होगा। ये कहना है मशहूर लेखक, पत्रकार और माओवादी आंदोलन से संबंधित जानकारियों को भी जानने वाले तुषार कांत। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा।